हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ मोहित अविचल तिवारी। तो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 9th की हिस्ट्री का जो अपना पहला चैप्टर है, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप सब ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुन ही रखा होगा कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम है तो जाहिर सी बात है फ्रांस की कहानी होगी। तो हाँ, बिल्कुल कहानी फ्रांस की ही है। जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, लिखता हूँ, अगर चाहें तो आप नोट्स बनाते चलिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लेने से काम नहीं चलेगा, फिर कब फ़ोन लेके स्क्रीनशॉट ढूंढते रहोगे। लिखोगे तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। खैर ठीक है, तो अपनी बातों से बोर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आखिर क्या था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाने के लिए मैं आप सबको लेके चलता हूँ सबसे पहले कहाँ पे? फ्रांस में। तो बच्चों, फ्रांस में इस तरह का एक गुलेल टाइप का टावर बना हुआ है जिसका नाम है एफिल टावर। ठीक है, तो एफिल टावर कहाँ है? आपका फ्रांस में है। बिल्कुल उसी एफिल टावर वाले नेशन की कहानी हमें जाननी है। तो मैं आप सबको लेके चलता हूँ 14 जुलाई 1789 को। तो बच्चों, मेरे साथ पास्ट में चलो, टाइम ट्रेवल करेंगे हम लोग 14 जुलाई 1789 को। तो 14 जुलाई 1789 को क्या होता है कि पेरिस में भाई तकरीबन 7,000 लोगों की भीड़ थी। ढेर सारे लोग, मतलब एकदम। आपने देखा है कभी दंगा प्रदर्शन होते हुए टीवी पे? किसी मूवी में देखा होगा कि एक साथ एक भीड़ किसी से लड़ाई करने जा रही है, कहीं पे प्रदर्शन हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस तरह से तकरीबन कई सारे लोग जो हैं फ्रांस में पेरिस में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो भाई ये लोग तकरीबन आपके 7 के थे, यानी कि 7,000 लोग थे। और ये लोग कहाँ जा रहे थे भाई? ये लोग जा रहे थे लड़ने। किससे? टू फाइट विथ किंग। ये लोग सब जा रहे थे राजा से लड़ने के लिए। अब ये लोग इतने गुस्से में थे, किसी के हाथ में तलवार था, किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में मशाल था जिसमें आग जल रही थी। तो भाई साहब, ये लोग इतने गुस्से में थे कि रास्ते में जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें आई, सब में इन्होंने क्या लगा दिया? आग लगा दिया। कुछ जो घर वर मिले सब में इन्होंने आग लगा दिया। मतलब भयंकर गुस्सा, इतना गुस्सा कि आग लगा के एकदम तबाह कर देना है। अब भाई साहब, इसकी खबर मिली राजा को, लेकिन राजा जो था भाई साहब, अपना राजा थोड़ा रंगीन मिजाज का राजा था। तो राजा, आप सबको पता है ना कि राजा का क्राउन होता है। ठीक है, अब क्राउन के नीचे जो अपने राजा जी थे, ये थोड़े से बड़े रंगीन मिजाज के थे और इनका ध्यान जो है ये हमेशा कहाँ रहता था? अब भाई, ऐसे वाला क्राउन पता है किसको मिलता है? जिस पे हीरे मोती जवाहरात जड़े होते हैं, ऐसा वाला क्राउन मिलता है रानियों को। अब भाई साहब, ये रानी कैसे लगेंगी? तो इनको थोड़ा सा हमने इनके होठों पे लिपस्टिक लगा दी है ताकि ये रानी लगें बिल्कुल। तो ये राजा जो हैं, इनका ध्यान जो है ये पूरी तरह से अपने काम पे नहीं, रानी पे रहता था। तो इस वजह से कुछ भी फैसले हो रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोग भूखमरी से मर रहे थे, लेकिन राजा जो था वो इन सब चीज़ों को छोड़ के हमेशा रानी के पास पड़ा रहता था। तो अब क्या है, लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमज़ोर राजा है, इसको तो रानी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो लोग प्रोटेस्ट करने पे आ गए। अब भाई साहब, जब इतने सारे लोग एक साथ प्रोटेस्ट करने पे आए तो वहाँ पे एक बेस्टाइल नाम की जगह थी, है ना। एक्चुअली बेस्टाइल जो है एक जेल हुआ करता था, है ना, समझ लो। ये एक्चुअली बेस्टाइल जो है, ये बेस्टाइल जेल है। अब लोग इतने गुस्से में थे कि सब कहाँ पहुँच गए? बेस्टाइल जेल में। बेस्टाइल जेल के बाहर जो गार्ड बैठा हुआ था, उस गार्ड को गोली मार के इन्होंने क्या किया? लिटा दिया। यानी कि भाई साहब, ये गार्ड साहब हो गए वहाँ पे ख़त्म और इन्होंने जेल को तोड़ दिया और कई सारे कैदियों को क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। अब जो कैदी जेल के अंदर थे वो कैदी निकल के बाहर घूमने लगे और इनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो सोचो कि 7,000 की भीड़ में जब ये कैदी भी जुड़ गए होंगे तो कितनी भीड़ हो गई होगी, है ना। तो जेल के कमांडर को इन्होंने मार दिया और सारे कैदियों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। अब बात आती है बेस्टाइल
बहुत बड़ा जेल था। इसको बनाया क्यों गया था? तो भाई साहब ये जो राजा जी थे, जिनका नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, बताऊंगा समय आने पे, इन्होंने इस जेल को बनवाया था अपना पावर शो करने के लिए। आए दिन लोगों को पकड़ पकड़ के बंदी बनाते रहते थे इसमें, कि भाई जितना ज़्यादा लोग बंदी बनेंगे उतना ज़्यादा लगेगा कि राजा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ तक की का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये बेस्टाइल जेल के लोग जब रिहा हो गए, वो भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए, तो भाई इन लोगों ने साथ में मिल के जो ये प्रोसेस हुई, जिसमें इन्होंने तोड़ फोड़ की और सड़क पे उतर आए, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि ऐसा एक पॉलिटिकल चेंज हो जहाँ पे कई सारे लोग बहुत ही कम समय में क्या हो जाए? इन्वॉल्व हो जाएं और बहुत ही कम टाइम में एकदम बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए। तो अब क्या है कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर आए हैं। ये प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? राजा के पास जा रहे हैं। राजा को भनक लगी कि भाई साहब लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया है, यानी कि रेवोल्यूशन होने वाला है। तो ये 14 जुलाई 1789 की कहानी की थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखाई पास्ट में ले जाके। अब इस कहानी से हमारे पास एक वर्ड आ गया, रेवोल्यूशन। अब हम जानेंगे कि क्या है ये रेवोल्यूशन, और फिर फ्रांस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले हम जानते हैं रेवोल्यूशन का मतलब। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है अ पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन वेरी शॉर्ट टाइम। जो मैंने आपको पीछे बताया कि बहुत ही कम समय में जब लोग इस तरह से कुछ मूवमेंट करते हैं, जिससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आ जाता है बहुत कम समय में, उसे ही हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में कि भाई जो 14 जुलाई 1718 की घटना हमने देखी है, तो वो हुई क्यों, रीज़न क्या था। तो भाई मैं टॉपिक तो ऐसा है नहीं, लेकिन बेटा मैं यहाँ टॉपिक बना देता हूँ कि रीज़न बिहाइंड 14 जुलाई 1789। तो इस रीज़न को जानने के लिए हमें सबसे पहले फ़्रांस के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो फ्रांस के फ्लैशबैक में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि भाई साहब जो हमारा किंग था, किंग का नाम था लुइस 16। क्या नाम था? लुइस 16। ये भाई साहब किंग बन गए थे कौन से ईयर में? 1774 में। ये किस डायनेस्टी के थे? ये बर्बन डायनेस्टी के। और सिर्फ 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो 20 इयर्स की एज में क्या हो गई थी? उनकी मैरिज हो गई थी। भाई साहब जिनसे शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी, जिनका नाम था मरिया। तो मैरिड टू मरिया। बहुत लोग मारिया भी पढ़ते हैं, तो आप मारिया पढ़ो या फिर मरिया पढ़ो, बात तो आपको रानी की ही करनी है। इनके टाइम पे फ्रांस का जो पैसा था, गवर्नमेंट की जो मनी थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई क्यों ख़त्म हो चुकी थी, आइए देखते हैं। तो भाई लुइस गवर्नमेंट मनी वाज ऑलमोस्ट ओवर एट द टाइम ऑफ लुइस 16। इसके पीछे रीज़न क्या क्या था, ये आपको सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वाई और वाई के बाद यही सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका जवाब आप दोगे सबसे पहली चीज़ कि भाई साहब लुइस 16 को वार यानी लड़ाइयाँ बहुत पसंद थी। अब आप पूछोगे कि लड़ाइयाँ क्यों पसंद थी, तो मैंने पीछे बताया जैसे नेपोलियन अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन चाहता था, उसी तरह हर राजा चाहता है कि अलग अलग जगहों पे अटैक करें और उन जगहों को अपने मिला के अपनी टेरिटरी का क्या किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए। तो लुइस 16 भी अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन चाहता था, इसलिए आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरी चीज़, भाई साहब एक बहुत बड़ा इन्होंने पैलेस बनवा रखा था जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल। तो उसके मेंटेनेंस पे भी पैसा खर्चा होता था। दूसरा रीज़न क्या था? मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल, यानी कि जो वर्साइल का पैलेस इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा बनवा रखा था, उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत पैसा लग जाता था। ये पैसा आएगा कहाँ से? तो भाई गवर्नमेंट का पैलेस है तो गवर्नमेंट मनी का ही यूज़ किया जाएगा। तीसरा रीज़न कि लुइस 16 के टाइम पे पैसे क्यों ख़त्म हो गए थे, उस वक्त पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुई थी, जिस पे लगभग 2 बिलियन ल्यूर का कॉस्ट पड़ा था फ्रांस को।
तो वो जो पैसा था वो भी गवर्नमेंट मनी से ही गया था। तो तीसरा पॉइंट क्या कहेगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज कॉस्टेड 2 बिलियन ल्यूर। ल्यूर क्या है, करेंसी थी उस वक्त फ्रांस की। तो भाई साहब ये जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ का इंडिपेंडेंस हुआ उसमें भी तकरीबन 2 बिलियन ल्यूर का खर्चा आया। तो वो भी कहाँ से गया, गवर्नमेंट की मनी से गया। चौथा पॉइंट ये कहा जा सकता है कि जितने भी लोन्स थे उस पर 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था फ्रांस को। तो 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और भाई उसके अलावा भी किसी नेशन को चलाने में कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो जो गवर्नमेंट मनी लुई 16 के टाइम पे ओवर हो रही थी उसके क्या क्या कारण थे, तो ये 5 कारण थे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो आज की क्लास को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त, और कल अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा कि फ्रांस की सोसाइटी के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरह से फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।